ये पूरा मामला सालों पहले अरबाज, अब उस्मान। अगला कौन? उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 फरवरी को विधानसभा में प्रण लिया कि दोषियों को एक एक करके मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने जिस तरीके से सदन में वादा किया वो पुलिस के एक्शन में नजर भी आया कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में कौंदियारा के लालपुर इलाके में इस हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाई थी। उस्मान सीसीटीवी में गोली चलाते हुए नजर आया था। ये 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 27 फरवरी को बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया गया। अरबाज शूटर्स को कार से मौका वारदात पर ले गया था। उमेश की हत्या 24 फरवरी को करीब 6 शूटर्स ने की थी, जबकि 7 बैकअप में थे। दरअसल 24 फरवरी को जैसे ही उमेश गाड़ी से उतरा, उस्मान ने फायरिंग शुरू कर दी। उस्मान की गोली लगते ही उमेश जमीन पर गिर गए। इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। पहले पुलिस ने उस्मान पर 50,000 का इनाम रखा था। विजय उर्फ उस्मान चौधरी के बारे में बताया जाता है कि वो अतीक गैंग का शार्प शूटर था। अतीक के बेटों ने ही उसको उस्मान नाम दिया था। उमेश पाल हत्याकांड में 6 शूटर शामिल थे। इनमें से 2 का एनकाउंटर कर दिया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। इन पर पुलिस ने इनाम राशि को रविवार को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया था। इनके अलावा अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसका भाई अशरफ और उसके बेटे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। अतीक अहमद अहमदाबाद और अशरफ बरेली की जेल। और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्या कुछ कह रहे सुनाते। 6 लोग नामजद थे तथा कुछ अन्य लोग शामिल थे। इस क्रम में पुलिस ने शुरू से ही प्रकरण की महत्ता को समझते हुए विशेष टीमें गठित की थी। इसके लिए हमारे एसटीएफ की टीम भी लगाई गई थी। प्रतिदिन इस प्रकरण का अनुश्रवण पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वयं किया जाता था तथा शासन को अवगत कराया जाता था। दिनांक 24 तारीख को 24 फरवरी को इससे जुड़ा एक व्यक्ति अरबाज, जो कि उस दिन क्रेटा गाड़ी को चला रहा था घटना के दिन, उसकी एक पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी तथा इसका एक साजिशकर्ता सदाकत 27 फरवरी को जेल भेजा गया था। स्थानीय स्तर पे सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 25,000 पहले, फिर बाद में उसकी इनाम राशि को 50,000 बढ़ा के किया गया था तथा उसमें से 5 व्यक्तियों के विरुद्ध 2.5 लाख का इनाम पुलिस महानिदेशक के द्वारा 5 मार्च को किया गया है। इस विवेचना के शुरुआत से ही इस घटना के तत्काल बाद ये सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे, वो भी
इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इसमें हमारे प्रयागराज की टीम थी, जिसमें थाना प्रभारी कौड़ियारा, प्रभारी खीरी और थानाध्यक्ष शंकरगढ़ ये स्वयं शामिल थे तथा इनके जो टीम थी वो भी शामिल थी। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र वो भी घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आगे की जो विधिक प्रक्रिया है वो अमल में लाई जा रही है। इस दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा इस घटना में सम्मिलित लोगों को, जिन्होंने अवैध तरीके से घर इत्यादि बना रखे थे, उस पर ध्वस्तीकरण की वैधानिक कार्रवाई की गई है और ये एक प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे तथा सक्षम न्यायालय के सामने पेश करेंगे तथा जल्द से जल्द सभी एविडेंसेस कलेक्ट करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इनके सफल प्रोसिक्यूशन की हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कुछ ऐसे जो अभियुक्त हैं जो इस घटना में शामिल थे वो नेपाल भी गए, तो सेंट्रल एजेंसीज की भी मदद लेने जा रही है पुलिस? ये सभी विवेचना के बिंदु हैं। वैसे हमारा सभी एजेंसी और सभी जो अन्य राज्य हैं सबके साथ हमारे अच्छा समन्वय है और रियल टाइम बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं। ये एक जनरल मैं बता रहा हूँ और जहाँ तक इस घटना के विवेचना से संबंध है उसमें विवेचना चल रही है और मैंने आपको स्पष्ट किया है कि अपराधी जहाँ भी होंगे हम उनको ढूंढ निकालें। विजय चौधरी बता रहे थे कि उस्मान, सर विजय चौधरी का उस्मान वाला बता दें जरा, इसका नाम क्या है? विजय चौधरी का इसका नाम परिवर्तन भी करवाया गया था जी। उस्मान जो है जिसका नाम विजय है, क्या उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया गया? वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है और जो
प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है, इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। जब चीज़ें पुष्ट होंगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। अतीक अहमद का लड़का असद कब तक पकड़ा जाएगा? हम सभी नामजद अभियुक्तों के गिरफ्तारी का जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको हम गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय के सामने पेश करें। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे आप, और उन्होंने खुले तौर पर यह कहा है कि जल्द ही जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं उन पर भी शिकंजा कसने का काम किया जाएगा। हालांकि अब तक 2 लोगों को ढेर कर दिया गया है और साथ ही साथ कई ऐसे आरोपी बताए जा रहे हैं जिनके अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन जारी है। तो चलिए अब बहस की शुरुआत करते हैं और साथ ही इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश पाठक, आप राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आरबी उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, बेहद स्वागत है आपका। और अमित मिश्रा, कंसल्टिंग एडिटर, बहुत स्वागत भारत 24 पर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं रुक करना चाहूंगी सर्वेश जी आपका, क्योंकि देखिए आप जब राजनीतिक विश्लेषक है तो मुख्य तौर पर जानना यह अहम हो जाता है कि जिस तरीके से 72 घंटे का टारगेट दिया गया कि 72 घंटे में उन आरोपियों की पहचान की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से दहाड़ लगाई थी और यह भी कहा था कि मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। मिट्टी में मिलाने का जो एक एजेंडा हम कह ले, जो विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी की तरफ से तैयार किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन को लेकर के एजेंडा चला रही है बीजेपी, ऐसे में राजनीतिक मोड़ किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सुरभि जी, इसमें मिट्टी में मिलाने का काम कोई भी राज्य में किसी भी अपराधी के लिए किया जाना चाहिए, नहीं तो आप हम सभी देखेंगे कि अपराधों की संख्या में कितनी वृद्धि होती है। अगर आप एनसीआरबी का डेटा ही उठा लीजिए तो यूपी में दूसरे स्थान पे है, लेकिन उसी में दूसरा जो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि भारतवर्ष में जो 2021 में 100 से अधिक जो सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन यूपी में मात्र 1 वो रिपोर्ट किया गया। तो ये भी यूपी सरकार की, योगी जी की उपलब्धि है। रही बात बुलडोजर एक्शन और ये एनकाउंटर, तो देखिए अपराधियों के साथ थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो आप देखिए पूरे दिन दहाड़े ऐसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधियों को कोई डर, कोई भय नहीं है। तो अगर ऐसे अपराधियों को इसी तरीके से अगर नहीं उनका निपटारा किया जाएगा तो फिर वो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो खामियां विपक्ष निकालेंगे और आम जनता भी उससे प्रभावित होती है। इससे केवल आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, सर्वेश जी ने यह कहा कि डर जरूरी है अपराधियों में, तो क्या बुलडोजर एक्शन के जरिए ही डर का माहौल तैयार किया जाएगा और कितना उचित है यह कार्रवाई? देखिए, दोनों चीजें हैं। देश संविधान से चलता है और संवैधानिक प्रक्रिया से चलता है। मैं मानता हूं कि कोई भी अपराध करता है उसे सजा मिलनी चाहिए और ये दायित्व है चुनी हुई सरकार का कि जिस तरीके से 24 तारीख को दिन दहाड़े हत्या की गई, उससे जो शासन, प्रशासन और सरकार सभी कटघरे में खड़े हो गए थे। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू था जो सर्वेश पाठक बता रहे थे। सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि जब पुलिस ही न्याय करने लगेगी तो मैं समझता हूं फिर न्यायालय की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये देश है, अगर मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको सजा न्यायालय देगा। अगर पुलिस ही पकड़ेगी और सजा दे देगी तो मैं समझता हूं औचित्य खत्म हो जाएगा। तो यानी कि आरबी जी आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में जो लूप होल्स है उन पर सबसे पहले फोकस किया जाना चाहिए। चलिए इसी पे एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी। वेद भूषण जी, आप रिटायर्ड एसपी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। ऐसे में मैं वेद भूषण जी ये समझना जरा चाहूंगी आपसे भी कि अब देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था में लूप होल्स है, तो इस व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? अतीक अहमद के गुर्गों की सूची तो पहले से पुलिस के पास थी ना, हत्याकांड का इंतजार हो रहा था क्या? अंतिम समय है, अंग्रेजी में प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट। दुश्मन के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करो। जिस तरह से अतीक और मुख्तार अंसारी, जिस तरह से गैंग यूपी के अंदर पनप रहे थे, फल फूल रहे थे, राजनीतिक को संरक्षण मिला हुआ था, तो मैं तो इसका स्वागत करूंगा कि बहुत अच्छा यूपी पुलिस ने एक अच्छा मैसेज किया अपराधियों के अंदर। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब भी यही सवाल पैदा किए गए थे, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक गए थे। यदि उनको लग रहा है, अभी उपाध्याय साहब बोल रहे थे, तो उनको छूट है, वो पुलिस पे जो एनकाउंटर है उसको चैलेंज कर सकते हैं, अदालतें खुली हुई है। केवल एक अपराधी का अधिकार हो खुलेआम गोली चला दे, मार दे, पुलिस वालों को एनकाउंटर में भेज सकते और हम न्यायालय के लिए इंतजार करते रहे। आपने देखा कि निर्भया का न्याय लेने के लिए 9 साल लगे, प्रसाद को फांसी करने में 7 साल लगे। तो कुछ चीजें जरूरी होती हैं और टाइम पर सरकारों की जिम्मेदारी है, पुलिस की और स्टेट गवर्नमेंट की, के मैसेज एक यदि सही टाइम पर सही मैसेज नहीं दिया गया, वेदभूषण जी, सवाल तो यही है कि अगर समय रहते हुए मान लीजिए एक्शन ले लिया जाता तो फिर इस तरीके के हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया जाता। कानून व्यवस्था के लूपहोल्स को भी ठीक करना बेहद जरूरी होता है। मैं आपके पास लौटूंगी। अमित मिश्रा हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, बुलडोजर कार्रवाई या जो कानून व्यवस्था में जो लूपहोल्स बताए जा रहे हैं, क्या इन दोनों पर फोकस और ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए या फिर एकमात्र ये जरिया रह गया है अपराधियों को सबक सिखाने का? सुरभि, मैं उपाध्याय जी जो कह रहे थे कि आखिर इस देश में संविधान है और कानून के तहत जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जानी चाहिए। पुलिस राज तो है नहीं, हाँ, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब गुंडागर्दी, माफियागिरी चरम पे हो तो आखिर पुलिस क्या करे, क्योंकि पुलिस के वर्चस्व को ये माफिया लगातार चुनौती देते हैं और उस चुनौती का इल्म क्या होता है, फिर पुलिस को ये लगता है कि कार्रवाई जरूरी है क्योंकि जो जनसाधारण है उसमें एक दहशत का माहौल हो जाता है और उस दहशत को ख़त्म करने के लिए ही राज्य प्रशासन है, पुलिस है, उसके बाद कोर्ट आता है। तो जब आप खुद, अगर आपने किसी पुलिस अधिकारी पर, पुलिस खेमे पर आपने इनकाउंटर की कोशिश की, गोली चलाई, तो ज़रूरी है जवाबी कार्रवाई होगी और अगर उस कार्रवाई में वो ढेर हो जाता है तो वो पुलिस की एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, उस पर इतना बवेला नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ, उसे गिरफ्तार पहले किया जाना चाहिए, जिसका जिक्र आप बार बार कर रही हैं। और जो आपने एसीपी साहब से, रिटायर्ड एसीपी साहब से पूछा कि अतीक अहमद के परिवार की जो लिस्ट है, जो उनके गुर्गों की लिस्ट है, वो पुलिस के पास पहले से है, आज से नहीं कई वर्षों से है और वो कई प्रयागराज के इलाके में उनका वर्चस्व वर्षों से है। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं वो सलाखों के पीछे गई, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी कि आखिरकार उनका इनकाउंटर ही किया जाए और वो उसके पहले वो खुद एक व्यक्ति को मारते हैं जो एक मुकदमे में चश्मदीद हैं। तो उसको लेकर काफी ज्यादा यहां पर जदोजहद है और इस चीज को लेकर पुलिस को इस चीज की गंभीरता को समझनी चाहिए। हो सकता है समझती है और अब मामला अदालत में जाएगा ही। सुरभि, बिल्कुल अमित जी, क्योंकि वाकई गोली का बदला गोली नहीं होता है और इस पर फोकस भी किया जाना चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अब बने रहिए भारत 24 के साथ। ज़ूपी पर खेलो 10 मिनट के गेम्स जैसे ट्रम्प कार्ड्स, सांप सीढ़ी,